अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से पैसों का निज़ाम और पैसों की फॉर्म और शेप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दौर के हिसाब से चेंज हुई और हमारे पास आज की तारीख तक है। अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करूं तो अगर मुझे कुछ गुड्स चाहिए थी तो मुझे कुछ गुड्स को विड्रॉ करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था, तब मेरे पास कुछ गुड्स आती थी। उसके बाद लोगों को अपना सोना यानी कि गोल्ड छोड़ना पड़ता था, तब जाके वो कुछ गुड्स ले सकते थे। बाद में गवर्नमेंट ने सेंट्रल अथॉरिटी में लोगों को कह के गोल्ड को डिपॉजिट करवा कर रिसिप्ट इशू करी, जिसके ज़रिए वो कोई भी गुड्स ले सकते थे वो रिसिप्ट शो करके, यानी कि रिसिप्ट सरेंडर करके। बाद में गवर्नमेंट ने रिसिप्ट को कन्वर्ट कर दिया पेपर करेंसी और फियाट करेंसी के अंदर, जिसको हम आज की तारीख में जानते हैं। और वो फियाट करेंसी और पेपर करेंसी गवर्नमेंट की तरफ से एक सिक्योरिटी और गारंटी है, जिसको सरेंडर करके, जिसको देकर हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं। दौर के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्लास्टिक मनी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके ज़रिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हम कोई भी पेमेंट और सर्विसेज देर एंड देर ले सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट का निज़ाम इंट्रोड्यूस किया, जिसके ज़रिए पहले वेब और अब ऐप के ज़रिए हम कोई भी अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र करके अपनी गुड्स और सर्विसेज देर एंड देर परचेज कर सकते हैं। इन सब इवोल्यूशन के अंदर, चाहे वो बार्टर सिस्टम से लेकर आज तक डिजिटल पेमेंट तक, कुछ दो चीज़ें, एटलीस्ट दो चीज़ें बड़ी कॉमन थी। वो ये स्पीड और कॉस्ट। हर करेंसी स्पीड लेकर आती है, यानी कि तेज़ी से आपकी ट्रांजैक्शन होती है, और कॉस्ट ना होने के बराबर हो गई है। यानी कि आज की तारीख में अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग को इस्तेमाल करके अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करूं तो मुझे कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो पड़ जाती है, और स्पीड उतनी है कि इमीडिएटली रियल टाइम के अंदर मेरे अकाउंट से पैसा निकल के सामने वाले बंदे के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर एक चीज़ और कॉमन है, और वो है सेंट्रलाइज सिस्टम। हम सबको पता है कि हर बैंक के ऊपर एक बैंक होता है जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। और सेंट्रल बैंक क्या करता है कि उन तमाम बैंक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स, वो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है और मॉनिटर कर रहा होता है, जो कि आपके मुल्क में हो रही होती हैं। और ये सेंट्रलाइज सिस्टम ही का एक, समझ लें कि एक फैक्टर था जिसकी वजह से 2008 के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आकर उस सेंट्रलाइज सिस्टम को हिट किया, और उसने कहा कि क्यों ना एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को क्रिएट किया जाए, और पावर किसी एक इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास होने की बजाय क्यों ना नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के पास हो और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्रिएट किया जाए। ये सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही टारगेट नहीं कर रही, बल्कि ये टेक्नोलॉजी उन तमाम सेक्टर को टारगेट कर रही है जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए चल रहे हैं। आगे चल के मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, जिसके जरिए आपको समझ में आएगी कि किस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2008 से लेकर अब तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ना सिर्फ बल्कि बहुत सारे मुल्क के अंदर भी अपने झंडे गाड़ चुकी है। अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आपसे बात करूं तो कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है, ये हेल्थ सेक्टर से लेकर प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट से लेकर, ये आपकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लेकर, ये आपके एजुकेशन सिस्टम से लेकर, सुपर स्टोर से लेकर, ये आपकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर, ये हर उस सेक्टर के ऊपर अप्लाई हो सकती है और प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है और जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड, सबसे कम कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर जो है वो लेना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो रिपल नाम का एक, समझ लें कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि हम अपने मुल्क के अंदर इजी पैसा और जैज़ कैश जिस तरीके से होता है, रिपल नाम का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने अपनी नेटिव करेंसी XRP को इस्तेमाल करके जापान के अंदर 2 सेकंड से भी कम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एस्टोनिया नाम की एक ऐसी कंट्री जो कि यूरोप साइड पर आती है, और उसने जो है वो अपने मुल्क के अंदर मेडिकल रिकॉर्ड्स का एक्सेस और वोटिंग सिस्टम यानी कि वोट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाकर पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इसी तरीके से ना सिर्फ एस्टोनिया और रिपल, वॉलमार्ट जो USA का सबसे बड़ा स्टोर है, उसने फूड आइटम के सोर्स को ट्रैक करने के लिए जहां वो 7 दिन लगाता था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ 2.2 सेकंड्स लगाकर उसने अपनी सोर्स को ट्रैक कर लिया। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो कि हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का किस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। मैं अगर आपको बात करूं तो ये जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, ये आपके पास या तो यूट्यूब या फेसबुक के जरिए आ रहा होगा। आप ये सोचें कि यूट्यूब
यूट्यूब या फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म एक बटन दबाकर मेरे का पूरा चैनल, मेरे पूरे का पूरा पेज और मेरी की पूरी प्रोफाइल, इन अदर वर्ड्स मेरे कितने सालों की मेहनत एक सेकंड के अंदर वो उड़ा के रख देगा। दीज आर नोन एज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। ब्लॉकचेन इसको भी जो है वो ऑप्टिमाइज करना चाह रहा है कि क्यों निज़ाम एक इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास हो, बल्कि एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के पास होना चाहिए। आइए समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने ही जार्गन के अंदर क्या है और किस तरह से काम करती है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या ये आपके मुल्क के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या दुनिया भर के अंदर लीगल भी है कि नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करती है। इसके अंदर 3 चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हर डाटा जो कि रिक्वेस्ट किया जाता है वो ब्लॉक की सूरत में सेव हो जाता है और ब्लॉक आपको एक हैश देती है। हैश क्या होता है कि एक ऐसा फिंगरप्रिंट काइंड ऑफ जो कि यूनिक होता है और आपका एड्रेस होता है कि हाँ ये जो डाटा है जो ब्लॉक में सेव हो रहा है वो इसी बंदे का है। और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ लिंक होता है, यानी कि आपको अगर ब्लॉकचेन को समझना है तो आपको 3 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, एक डाटा, एक हैश और एक लिंक। ये तीनों चीज़ें आप समझेंगे तो आपका पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर समझ में आएगा कि किस तरीके से ब्लॉक काम करता है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो रिक्वेस्ट जो है वो ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है, फिर वो वेरीफाई होती है थ्रू द नेटवर्क कंप्यूटर्स, वो ब्लॉक में जमा होती है और ब्लॉकचेन में जमा होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब इसको एक ख़ास कंप्यूटर या ख़ास इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता, बल्कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो इसको मैनेज कर रहे होते हैं, जिसको हम नोड्स कहते हैं। इन नोड्स के अंदर बहुत सारे माइनर्स भी होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है। लेकिन बहरहाल माइनर्स भी कंप्यूटर्स हैं और माइनर्स कंप्यूटर्स इस तरह से हैं कि कोई ना कोई इंसान होगा जो कि वो कंप्यूटर्स अपने एल्गोरिथम या पार्टिसिपेंट्स के तौर पे उस कंप्यूटर को ला रहा होगा और वो कंप्यूटर क्या करता है, वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। क्या सर उसको वेरीफाई करने में कुछ उसको क्या मॉनेटरी एडवांटेज है? उसको वेरीफाई करने में बिटकॉइन ही मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी सुपर स्टोर के अंदर जाते हैं या आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, या आज की तारीख में तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो ये काम कर रहे हैं, क्या जब आप हमारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे या आप जब हमारा कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको पॉइंट्स देंगे। ये पॉइंट्स क्या चीज़ है? ये पॉइंट्स एक रिवॉर्ड सिस्टम है। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपये का खर्चा किया तो मैं आपको 1 पॉइंट दूंगा या 4 पॉइंट दूंगा या 5 पॉइंट दूंगा। वो 100 रुपये का खर्चा करने में वो 5 पॉइंट्स मेरे पास है जो कि इक्वल 5 रुपये के ही हैं, यानी कि वो पॉइंट को इस्तेमाल करके मैं कोई भी 5 रुपये की चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ या अपना पुराना बिल ख़त्म कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से पॉइंट्स कार्ड को इस्तेमाल करने में जो कि लॉयल्टी कार्ड कहलाते हैं, लॉयल्टी कार्ड को इस्तेमाल करने में या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने में एक पॉइंट सिस्टम मिलता है, एक रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है। या आपने देखा होगा कि जैज़ कैश या इजी पैसा को इस्तेमाल करने में आपको कैशबैक मिलता है या कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली वो पैसा ही होता है। इसी तरीके से माइनर्स को भी अपने कंप्यूटर्स को पार्टिसिपेंट्स करने में या वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस करने में उसको बिटकॉइन मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली वो पैसों में ही कन्वर्ट होते हैं। तो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कि यहाँ पे डाटा जो है वो टेम्पर नहीं हो सकता। मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे मार्कशीट्स होती हैं जो हम अपलोड करते हैं, और मार्कशीट्स अपलोड करने के बाद कोई भी दूसरा बंदा आके अगर उसको टेम्पर करना चाहे तो टेम्पर हो सकता है। हमें पता है कि इलेक्शन के अंदर वोट्स भी टेम्पर होते हैं। हमें ये पता है कि फाइनेंशियल्स के अंदर फ्रॉडुलेंट माइंड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी फैब्रिकेट करते हैं, टेम्पर करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन का कमाल ये है कि आप इसको टेम्पर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको टेम्पर करने की कोशिश करेंगे तो तमाम के तमाम लिंक्स, तमाम के तमाम ब्लॉक्स टेम्पर हो जाते, मतलब तमाम के तमाम लिंक्स खराब हो जाएंगे और उसको टेम्पर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जिस तरीके से आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें और आप मार्कशीट अपलोड करते हैं तो मार्कशीट ब्लॉकचेन के अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अगर अपलोड होती है तो वो टेम्पर नहीं हो सकती, यानी कि उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ना सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड होना एक फ़ायदा है, बल्कि उसके अंदर आप कोई भी डाटा को टेम्पर नहीं कर सकते हैं। अब बात यह है कि सर क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आप एक्सेप्टेबल है या नहीं है? ये बात दिमाग में रखिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर के अंदर आप काम कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम इसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर चली और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन सबसे पहली करेंसी थी जिसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वैलिड
वैलिड करार दिया कि हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काम की है। जापान के अंदर और बहुत सारे ऐसे ममालिक के अंदर, जैसे मैंने आपको एस्टोनिया की एग्जांपल दी, वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। और एक बात दिमाग में और भी रखिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नहीं, बल्कि हर सेक्टर का, जहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम हो, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के इशू हो, जहाँ पे स्पीड के इशू हो और जहाँ पे कॉस्ट के इशू हो, वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस्तेमाल हुई, क्रिप्टो करेंसी के अंदर सिर्फ बिटकॉइन एक करेंसी नहीं है, बहुत सारी और भी करेंसी है, जैसे कि इथीरियम भी एक करेंसी है और आप अपनी नेटिव करेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पे हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो क्या यहाँ पे लीगल है? 2018 के अंदर स्टेट बैंक ने जो डॉक्यूमेंट निकाला उसके अंदर ये साफ था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को या क्रिप्टो करेंसी को हम एक लीगल स्टेटस नहीं दे रहे हैं। इवन इंडिया के अंदर भी इसका एक लीगल स्टेटस, इस पर काम जरूर हो रहा है लेकिन इसके ऊपर लीगल स्टेटस नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी कि क्रिप्टो करेंसी को हम देखते हैं कि ग्रे एरिया के अंदर बाइनेंस के जरिए लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं, लेकिन इसका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी रिस्क हुआ, अगर आपकी पूरी की पूरी वेल्थ वाइप आउट भी हो गई तो यह आपके सर पर होगा और गवर्नमेंट कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।